Hello dear students, good morning to all of you. Today we will start the lecture number 13. And the lecture number 13 is very important because today we will start the very important topic, that's Bohr's atomic model. बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस चैप्टर को एंजॉय कीजिएगा। ओके, अब देखो बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है। देखो हम एटॉमिक मॉडल के पास्ट में जाएं तो जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था जो फेल हो गया। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, वो भी फेल हो गया। ठीक है, अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया? क्योंकि देखो उन्होंने मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, और जब एनर्जी का एमिशन हो जाएगा तो फिर वो न्यूक्लियस के साथ में कोलॉइड्स कर जाना चाहिए, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। दूसरा, एक लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। इन्हीं कुछ कमियों को दूर करके नील्स बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे अपन बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इस एटॉमिक मॉडल में थ्योरी भी है और कुछ फॉर्मूले भी हैं, और उन्हीं फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या क्या पास्टुलेट थे। पास्टुलेट का मतलब क्या क्या उन्होंने बातें बताई थी। फर्स्ट पास्टुलेट, देखो उन्होंने क्या बताया था। पहली बात तो उन्होंने बताया था कि एनी एटम, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, any atom has the center called nucleus। पहली बात तो उन्होंने बताई थी कि कोई भी एटम में एक सेंटर होता है, जिसमें उस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये तो कोई नई बात नहीं है, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी। तो नई बात क्या है? ये थोड़ी कोई नई बात है, ये बात तो रदरफोर्ड ने बता दी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने कर दी थी, आपको पता है। ठीक है, तो फिर नई बात क्या है? अब देखो नई बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने बताई थी, इलेक्ट्रॉन, ये बात इंपॉर्टेंट है, रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड ऑर्बिटल with fixed energy and fixed velocity। ये देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिटल। देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिटल। यहाँ पर इन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिटल लिख दो, या सर्कुलर ऑर्बिटल, सर्कुलर ऑर्बिटल विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। अब देखो रदरफोर्ड ने तो ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि फिक्स्ड ऑर्बिटल में ही रिवॉल्व करते हैं। जैसे देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर? जैसे इलेक्ट्रॉन ये एक ऑर्बिटल हो गया, एक फिक्स्ड एनर्जी पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहीं पर ही करेंगे और कोई पोजीशन पर नहीं करेंगे। और जैसे मान लो कि फिर ये दूसरा एनर्जी लेवल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही रिवॉल्व करेंगे। इनकी रेडियस फिक्स होती है। रेडियस का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है या आउटर मोस्ट सेल होता है, उसके बीच की डिस्टेंस जो होती है ना, वो फिक्स होती है। जबकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये न्यूक्लियस है। अब बोर के अकॉर्डिंग टू ये फिक्स ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व करेंगे, जैसे ये फिक्स्ड ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर सकते हैं। इनकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, इनकी रेडियस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी रेडियस हो सकती है। जबकि बोर ने ये कहा था कि रेडियस फिक्स होती है, मतलब ये फिक्स ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। और इस बात को एक्सप्लेन उन्होंने किया था एक रूल दे करके,
और वो रूल था क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन, इस चीज़ से ये जो सेकंड पॉइंट है इसको क्लियर किया गया। अब देखो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है इसको समझो। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन? देखिए क्वांटाइजेशन कंडीशन में उन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन्स revolves in those fixed orbital or fixed circular orbits for which अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, एंगुलर मोमेंटम दिस इज डिनोटेड बाय L, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल और इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ h/2π। ये देखो, ये बात देखो, आप इसको समझो। देखो इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिटल में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जिसका एंगुलर मोमेंटम जिसे अपन L से डिनोट करते हैं, ये h/2π का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन होता है। इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, h/2π का क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कि ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेंगे? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम मीन्स L इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? h/2π। अब इंटीजर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पहले n बराबर यहाँ पर ये है, ये शेल है, दिस इज द सेल नंबर। तो इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? h/2π फिक्स होना चाहिए। फिर अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो फिर इसके लिए ये n इज इक्वल टू 2 हो गया ना, तो फिर L इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2h/2π, ठीक है। फिर 3h/2π, 4h/2π, 5h/2π, तो एंगुलर मोमेंट इतना होना चाहिए, मतलब ये फिक्स वैल्यू है, उसी में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं उसी ऑर्बिट के अंदर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट ये है यहाँ पर कि जिसके लिए L इज इक्वल टू 2π, उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि L इज इक्वल टू 3/2 फिर h/2π है ना, एंगुलर मोमेंट फिक्स होता है h/2π या फिर 2h/2π या फिर 3h/2π। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, और NH/2π। अब यहाँ n क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। पहली बात तो n क्या होना चाहिए? इंटीजर। और वैसे n होता क्या है? n इज द सेल नंबर, n इज द सेल नंबर। जैसे मान लो कि n इज इक्वल टू 1 है, सेल नंबर 1 है, तो आप इसको k से डिनोट करते हो कि नहीं करते? इसको नाम दे देते हैं हम k। n इज इक्वल टू 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं k, ठीक है। और इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h/2π। n इज इक्वल टू 2 है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? L। और इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2h/2π, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम नाम दे देते हैं m, और इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 3h/2π। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ h/2π होना चाहिए, उसी के ही
हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, या रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। पहले आप इन 3 पॉइंट्स को उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए इन 3 पॉइंट्स को। मिटा दूं? अब देखिए हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो ये बोर का मॉडल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम पहले एंगुलर मोमेंटम की क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज इज द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट में बी h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, okay. n is the Snell number. Now we will discuss about the angular momentum. ये देखिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ओके। अब इसमें आपको थोड़ी सी फिजिक्स देखनी पड़ेगी आपको, और फिजिक्स के लेक्चर भी आपके चल रहे होंगे और मेरे हिसाब से वेक्टर आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी देखी है फिजिक्स तो कोई बात नहीं, एक लास्ट का पॉइंट आप याद रख लेना इसमें, ठीक है। और एक बात और बता दूं, ये बोर का जो मॉडल है दिस इज द पार्ट ऑफ 11 एज वेल एज IIT JEE एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ 12th फिजिक्स। 12th फिजिक्स के अंदर है ये बोर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, तो बहुत काम का है ये। अब देखो इसमें थोड़ी सी फिजिक्स हम लगाते हैं, और फिजिक्स में आपने देखा होगा वेक्टर पढ़ा है, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। हियर पी आप जानते हो अच्छी तरीके से मोमेंटम, P is here momentum and R moment, momentum का moment that is the angular momentum। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मोमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इस चीज़ को समझो, मान लो कि कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास है m, ठीक है, मास m है और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करते करते ये यहाँ पर आ गया, ओके। यहाँ पर आने के बाद भी वापस ये v वेलोसिटी से यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, फिर ये यहाँ आ गया और ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ओके। अब ये v वेलोसिटी से यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर ये रेडियस है ना, ये रेडियस मान लीजिए आप r है। ये रेडियस क्या है? इतनी। रेडियस का मतलब जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं रेडियस। ये रेडियस कितनी है? r है। तो फिर देखो ये हो गया L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ओके। अब देखिए आप जानते हो मोमेंटम, इतना तो जानते हो ना कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू mv होता है। P इज इक्वल टू कितना होता है? mv। सो हियर L वेक्टर विल इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस m तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, और v वेक्टर, ठीक है। अब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस हो तो फिर इसको हम कैसे लिखते हैं? L विल बी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? R m v, और ये क्रॉस को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? साइन थीटा। अब यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि ये थीटा कितना है। देखो ये रहा, ये वेलोसिटी हो गई v। ये देखो यहाँ पर r और v के बीच में ये कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का ही तो बन रहा है यहाँ पर। चाहे वो यहाँ का देख लो, ये रेडियस मान लीजिए 90 डिग्री तो बन रहा है। सो हियर थीटा इज 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो L विल बी कितना हो गया? एम वी आर साइन 90। और याद रख लेना साइन 90 की वैल्यू होती है 1।
साइन 90 होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फिर ये बताओ कि एल विल बी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, mv/r, इतना हुआ कि नहीं हुआ, एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, mv/r। अब एक चीज़ और, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर mv/r हो गया। अब एक चीज़ और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, nh/2π। अब इन दोनों की कंपैरिजन कीजिए, दोनों की कंपैरिजन करोगे तो mv/r विल इक्वल्स टू nh/2π होगा कि नहीं होगा। इसको आप एक इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इसको कॉपी में लिख लीजिए साइड के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट mv/r इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, यहाँ पर r जो होती है ना, r क्या है, रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है, r क्या है यहाँ पर, रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो mv/r इज इक्वल टू nh/2π होता है। इसको अपन बोलते हैं, ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये देखो, ये बढ़िया बात हो गई ना, यहाँ पर आ गया ना mv/r इज इक्वल्स टू nh/2π। तो इसको उतार लीजिए आप फटाफट, पहले वीडियो पॉज करके उतार लो। ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आ गई है, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो देखो, ये एक इक्वेशन बन गई, mv/r इज इक्वल टू nh/2π। इसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ। अब देखो, एक इक्वेशन आ गई ना, m यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, mv/r इज इक्वल टू nh/2π। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये तीन बातें हो गई। अब देखो फोर्थ, जो उन्होंने क्या कहा था, इसको समझिए, ठीक है। हाँ, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। इसको समझिए फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसे हम Fe से भी डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन provides centripetal force। अब ये देखो भैया बात, कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ये इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, और ये देखो, ये v वेलोसिटी से, ये मैंने रदरफोर्ड में भी मैंने आपको बता दिया था, ये v वेलोसिटी से यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। ये इसकी रेडियस हो गई कितनी, r। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, ठीक है, जो कि किस किस के बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ध्यान रख लेना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब ये v वेलोसिटी से कोई, ये गोलाकार है, फील्ड में ये मूवमेंट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करेगा ना, तो ये अपने बराबर ही एक फोर्स और प्रोड्यूस करेगा, जो भी इन दोनों के बीच में होगा। इसे अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Fc, और दोनों बराबर है क्योंकि प्रोवाइड यही कर रहा है ना। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के कारण से ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जाते नहीं हैं। दोनों फोर्स बराबर है, Fe इज इक्वल्स टू Fc।
मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फिक्स है, ठीक है। वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज द रेडियस, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की। तो देखिए मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल है, जिसका एक का चार्ज है Q1, दूसरे का है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है पूरा का पूरा, इसको आप के भी डिनोट कर सकते हो। F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। कोई दो चार्ज पार्टिकल है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों अपोजिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, अरे ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि नहीं है, और ये प्लस चार्ज है, ये क्या है? प्लस चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। अब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन का होता है, बस बात यह है कि इनकी नेचर जो है वो अपोजिट होती है। नेचर क्या होती है? अपोजिट होती है। अब प्रोटॉन इस पर चार्ज कितना है भाई? एक प्रोटॉन का चार्ज आप E मान लीजिए, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? E। और यहाँ तो प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं, सपोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज हियर Z, सपोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? Z। तो फिर चार्ज कितना हो गया? चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू ZE। अब यहाँ पर दो चार्ज हो गया E और E, है कि नहीं है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। यहाँ पर प्रोटॉन Z है तो इसका टोटल चार्ज हो गया ZE। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हुआ ये बताओ? इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हुआ? इसके अकॉर्डिंग लिख दो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है? E। और Q2 कितना है? ZE। तो ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो FE विल इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब ये हो गया कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और ये कौन सा हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यही तो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि अर्थ है, अर्थ जो है ये राउंड करती है सन के। तो देखिए कि अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, अब वो चक्कर लगाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये रिवॉल्व करते हैं ना। अब ये पहले तो एक अट्रैक्शन फोर्स लग ही रहा है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, लेकिन जब इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो दोनों बैलेंस होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। F इज इक्वल टू FC होता है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये दोनों बराबर है, बराबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? mv स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दूसरा मेन पॉइंट है इसके अंदर बोर एटॉमिक मॉडल में। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर देखो आगे हम डिस्कस करते हैं। इसको उतार लीजिए पहले। उतार लिया? वीडियो पॉज करके उतार लो। चलो मिटा रहा हूँ मैं, है ना।
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन। क्या आया था अपने पास में, mv²/r इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ze²/r²। Here z is the number of a proton, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर। E चार्ज हो गया, r इज द रेडियस, दिस इज द कांस्टेंट, v इज द वेलोसिटी, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से ये आ गई अपने पास में दूसरा फॉर्मूला। अब देखो एक लास्ट का पॉइंट और है बोर्स एटॉमिक मॉडल में। देखो बोर ने क्या, मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने ये कहा था कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मोमेंट करता है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एमिट करेगा। एनर्जी को एमिट करते 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 उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी या लॉस हो जाएगी, और एनर्जी लॉस होते ही वो न्यूक्लियस में आ जाएगा। इस बात को ही तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन देखो बोर ने ये कहा था कि नहीं मैक्सवेल की बात में कोई दम नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो न तो ये एनर्जी लेता है और न ही एनर्जी को लॉस करता है। ये बात उन्होंने बताई कि अपने को मैक्सवेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने ये बताया था, व्हाइल रिवॉल्विंग electrons neither gain the energy nor lose the energy। मतलब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये एनर्जी को न तो गेन करते हैं न ही लूज करते हैं। बस उन्होंने इतनी बात में ये फिनिश कर दिया मैक्सवेल की थ्योरी को कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करते ही नहीं है, लॉस नहीं करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी नहीं, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होगी तो वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये बोर का एक मॉडल है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें थ्योरी भी है और इसके अंदर फॉर्मूले भी हैं। अभी तो थ्योरी आई है, अभी तो ये 5 पॉइंट आए हैं, उसके बाद में हम फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूले में क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक रेडियस को जिसे हम बोर रेडियस भी बोलते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल अभी बोर एटॉमिक मॉडल में अपने को पढ़नी है। तो बोर एटॉमिक मॉडल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग रेडियस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एनर्जी के बारे में देखेंगे। ठीक है, इतना और उतार लीजिए, इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। थैंक यू सो मच। पाँच पॉइंट है। पहला पॉइंट तो रदरफोर्ड ने बता दिया था कि न्यूक्लियस होता है। सेकंड पॉइंट में सीधी सी बात है, सेकंड पॉइंट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स्ड ऑर्बिटल के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि किसी भी सर्कुलर ऑर्बिटल के अंदर ये रिवॉल्व कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में क्वांटाइजेशन कंडीशन हमने देखी थी। क्वांटाइजेशन कंडीशन में ये है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिनमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन होता है h/2π का। फोर्थ में उसके बाद में हमने एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में भी देखा है। और फिर फोर्थ पॉइंट में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में देखा है। और फिफ्थ पॉइंट में ये देख लिया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये एनर्जी को न तो गेन करते हैं न ही उनको लूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बोर एटॉमिक मॉडल। दिस इज नॉट द complete when we will calculate the radius, the velocity and the energy, and we will do this in the next video. Thank you so much. Keep watching the video.